हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस। तो आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में यानी कि पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बायोट सावर्ट्स लॉ की हेल्प से मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। और आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप। तो हमारे पास जो लूप है, आप वायर बोल सकते हो या कंडक्टर बोल सकते हो, वो हमारे पास सर्कुलर शेप का है। पिछली वीडियो में जो हमने कंडक्टर लिया था वो हमारा स्ट्रेट कंडक्टर था, सीधा कंडक्टर था। लेकिन आज हमारी जो वायर है, जो कंडक्टर है या जो लूप है, उसकी जो शेप है वो सर्कुलर है। तो इस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेशन हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, और फिर हम बायोट सावर्ट्स लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो आपको यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको एक लूप दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पे हमारा एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। तो आई करंट इज फ्लोइंग। तो आप देख सकते हो यहाँ से आई करंट गया और इस तरीके से यहाँ से वापस आ गया। मतलब यहाँ हमने कोई बैटरी या सेल कनेक्ट कर रखा है जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। हमें क्या काम करना है, हमें इस करंट लूप की वजह से इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हमें ये बताना है कि अगर इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना होगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस लूप। तो देखिए, हमने क्या काम करा, आपको पता है जब भी हम बायोट सावर्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हम एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं, फिर हम उस करंट एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें पूरे कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। सो दिस इज अवर अप्रोच। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताता हूं हमारी अप्रोच क्या होती है। हम एक छोटा सा करंट एलिमेंट मान लेते हैं, उस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, हम उस मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। फिर हम फाइनली क्या करते हैं, उस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा मिला है उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब हम dB का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें B मिल जाता है, विच इज द कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एंटायर लूप। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपको कहां से करनी है, चाहे कोई भी हम कैसा भी कंडक्टर हो, वेदर स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर, तो आपको हमेशा एक छोटा सा करंट एलिमेंट मानना है और उस करंट एलिमेंट की वजह से आपको किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और फिर फाइनली आप जाके उस मैग्नेटिक फील्ड को जो आपने करंट एलिमेंट की वजह से निकाला है, विच इज कॉल्ड dB, आप उसका इंटीग्रेशन करोगे एंड आफ्टर डूइंग द इंटीग्रेशन यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एंटायर लूप और कंडक्टर, यू कैन से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पिक्चर दिख रही होगी, डायग्राम दिख रहा होगा। हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया विच इज dl। सो dl वेक्टर इज स्मॉल करंट एलिमेंट, और dl वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है, विच इज टेंजेंशियल टू दिस सर्कल। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट अ पॉइंट O विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल। और O से करंट एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो R वेक्टर शो कर रहा है। R इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम करंट एलिमेंट टू द सेंटर ऑफ द लूप। और आप बोल सकते हो इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वो भी हमारा R है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है इस छोटे से करंट एलिमेंट dl की वजह से इस O पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, हमने बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़ा है। तो इस स्मॉल करंट एलिमेंट dl की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा dB, यू नो dB इज व्हाट, dB इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। तो क्या आ जाता है आपका आई डी एल, एक सेकेंड आप वेट कीजिए। तो देखिए, आपका जो dB होता है बेसिकली योर dB इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल एंड देन यू हैव साइन थीटा एंड अपॉन में आर स्क्वायर। सो दिस इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से इस O पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, दिस मच इज द मैग्नीट्यूड। अब देखिए, यहां पे जो साइन थीटा है, साइन थीटा क्या है यहाँ पे, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R।
डीएल और आर के बीच में जो एंगल है वो हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आप देख सकते हो यहां पे जो डीएल की डायरेक्शन है वो क्या है, इस सर्कल के टेंजेंशियल है। तो डीएल की डायरेक्शन इज टेंजेंशियल टू द सर्कल, ये डीएल की डायरेक्शन हो गई। और आर की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो डीएल और आर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहां पे साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका जो साइन 90 होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, तो साइन 90 आपका 1 हो गया। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, सो यू गेट डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई अपॉन में आर स्क्वायर। सो दिस इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये छोटा सा हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा किसकी वजह से, ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। आप समझ गए होंगे। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा जो मैंने अभी अभी लिखा था यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। और इस मैग्नेटिक फील्ड की ये जो आपका डीबी निकला है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ डीबी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर। तो जो डीबी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ओ पॉइंट पे एक सर्कल, एक क्रॉस कर रखा है सर्कल के अंदर। ये जो क्रॉस होता है, ये क्रॉस हमें क्या बताता है, क्रॉस हमें ये बताता है जो डीबी की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और प्लेन के अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। अगर किसी पॉइंट पे डॉट डॉट लगा होता है और डॉट सर्कल के अंदर होता है तो वहां पे जो डायरेक्शन होती है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होती है। और कहीं पे क्रॉस होता है तो वहां पे जो डायरेक्शन होती है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होती है। सो द डायरेक्शन ऑफ डीबी एट पॉइंट ओ इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर टू इट। समझ आया, ये डीबी की डायरेक्शन हो गई। तो देखिए यहां पे हमने क्या करा, यू कैन सी इजली, जो मैंने आपको भी बताया था डीबी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल साइन थीटा, साइन 90 हो गया बिकॉज डीएल के और आर के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, अपॉन में आर स्क्वायर आ गया। तो कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट करंट एलिमेंट। और अभी मैंने आपको बताया था हमें जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो किसकी वजह से चाहिए, इस करंट एलिमेंट की वजह से नहीं, हमें पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन छोटे छोटे करंट एलिमेंट का सम कर लेंगे। मतलब जो हमें छोटे से करंट एलिमेंट डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिला है डीबी, इसी तरीके से इन छोटे छोटे करंट एलिमेंट को जैसे अगर हम सम अप कर देंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी कैलकुलेट करना है तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, डीबी का, जो स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से आया है। समझ आया। सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल सच करंट एलिमेंट विल पॉइंट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एट सेंटर ओ। तो इन सभी करंट एलिमेंट की वजह से जो डीबी होगा वो कहां पे पॉइंट करेगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर में करेगा। मतलब डीबी की जो डायरेक्शन रहेगी वो सेम रहेगी उस पॉइंट पे हर करंट एलिमेंट की वजह से। आप करंट एलिमेंट को कहीं पे भी ले सकते हो, डीबी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा और डीबी की जो डायरेक्शन होगी वो भी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी। समझ आया। तो बी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी हो जाएगा। अब आप देख सकते हो तो इंटीग्रेशन साइन आपका है डीबी, डीबी की वैल्यू आप यहां से डाल दोगे। डीबी क्या है आपका, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे डीबी की वैल्यू आप डाल दोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू डाल दोगे। अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, आई इज द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग इन द लूप विच इज आल्सो कांस्टेंट। आर स्क्वायर क्या है, यहाँ पे आर स्क्वायर क्या है, ओ पॉइंट का डिस्टेंस करंट एलिमेंट से, ये भी हमारा फिक्स है। आप करंट एलिमेंट को कहीं पे भी ले लो, आर हमारा चेंज नहीं हो रहा बिकॉज आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, यू कैन सी। तो आर भी हमारा फिक्स हो गया। तो इंटीग्रेशन हमेशा हमेशा उस क्वांटिटी का होता है जो क्वांटिटी हमारी वेरिएबल होती है, जो क्वांटिटी हमारी चेंज होती है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो यहाँ पे ओनली डीएल इज द क्वांटिटी विच इज चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे डीएल चेंज हो रहा है तो इंटीग्रेशन हम किसका कर देंगे, यहाँ पे डीएल का कर देंगे। तो देखिए डीएल का इंटीग्रेशन करके हमें क्या मिलेगा, डीएल इज द स्मॉल करंट एलिमेंट, उसका मैग्नीट्यूड है। तो डीएल 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 करके अगर मैं सारे डीएल को ऐड कर दूं तो मुझे एंटायर लूप मिल जाएगा विच इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप। समझ आया आपको। मतलब अगर हम डीएल का सम कर देते हैं, अगर हम इन छोटे छोटे करंट एलिमेंट को जोड़ देते हैं डीएल 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 ऐसे कर करके, तो मुझे एंटायर सर्कुलर लूप मिल जाएगा। मतलब मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी, इस लूप की लेंथ। तो अगर मैं इंटीग्रेशन डीएल करता हूं, so our integration of dl gives us what, circumference of the loop which is 2 pi r। circumference कितना होता है लूप का, जो लेंथ होती है लूप की वो 2 pi r होता है।
तो इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू क्या डाल देंगे हम यहाँ पे 2 पाई आर डाल देंगे। उसके बाद आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक आर से आर कट गया, 2 से 4 कट गया, तो फाइनली कैंसिल आउट करने के बाद यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड कितना, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो उस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब मान के चलिए यहां पे तो हमारे पास एक सिंगल लूप था, यहां तो हमारे पास एक सिंगल लूप है। अगर मेरे पास कोई कॉइल होती, सिंगल लूप की जगह अगर मेरे पास कोई कॉइल होती जिसमें एन टर्न्स होते हैं, एन टर्न्स मतलब अगर मेरे पास इस तरीके की कोई कॉइल होती जिसमें एन टर्न्स होते, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता वो सारी टर्न्स की वजह से ऐड हो जाता, तो हमारा जो रिजल्ट आ जाता वो क्या आ जाता। देखिए एक सिंगल लूप की वजह से, मतलब अगर मेरे पास वायर का एक सिंगल टर्न है, सिंगल लूप है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये एक सिंगल लूप की वजह से है। लेकिन अगर मेरे पास एक कॉइल होती जिसमें n टर्न्स होते हैं, यहाँ पे तो एक सिंगल लूप है, इसी तरीके से एक और टर्न होता, एक और टर्न होता, मतलब मेरे पास n टर्न्स होते, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल ऑफ n टर्न्स इज गिवन एज b इक्वल टू म्यू नॉट आई एन अपॉन 2r। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, अच्छा देखिए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो अगेन हमारा जो लूप है वो सर्कुलर करंट लूप है, लेकिन अब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उसकी एक्सिस पे। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड जो कैलकुलेट किया था सर्कुलर लूप की वजह से वो उसके सेंटर में किया था। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे ये हमारे पास एक सर्कुलर करंट लूप है और ये इसकी एक्सिस है। आप इस पॉइंटर को देख सकते हो, रेड पॉइंटर को जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूं, ये आपकी एक्सिस हो गई। और इस एक्सिस पे हमने एक पी पॉइंट ले लिया, तो हम क्या काम करेंगे, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप। इससे पिछले वाले हमने टॉपिक में क्या किया था, इस करंट कैरिंग लूप की वजह से हमने इसके सेंटर में जो यहाँ पे सी लिख रहा है, सी इज द सेंटर, इसके सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। Now we are going to find the magnetic field on the axis of this circular current carrying loop। अब हम इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे और इसकी एक्सिस पे हमने एक पी पॉइंट ले लिया। इस डायग्राम को मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, आप देख सकते हो। पहले हम डायग्राम को समझते हैं कि डायग्राम में कौन कौन सी टर्म्स है, कौन कौन सी लेंथ है, उसको डिफाइन करते हैं, एंगल को डिफाइन करते हैं, देन ओनली आपको समझ आएगा। तो देखिए यहां पे दिस इज अवर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। हमें क्या काम करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। ये पी पॉइंट आप देख सकते हो, ये जो पी पॉइंट है ये इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की एक्सिस पे लाई कर रहा है। सो दिस इज द एक्सिस। एक्सिस क्या होती है, जो यहाँ पे सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। और ये जो लूप है ये हमारी कॉपी के प्लेन के ऊपर सीधा रखा हुआ है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। समझ आ रहा है आपको, ये आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या है, ये जो सर्कुलर लूप है ये हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब इस लूप का जो प्लेन है वो कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। जैसे हम किसी कड़े को कॉपी के ऊपर रख देते हैं तो जो कड़ा हो गया आपका, वो आप सर्कुलर लूप को आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो हमें पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, अगेन एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेंगे, उस करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बायोट सावर्ट्स लॉ लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, डीबी जो निकलेगा आपका छोटे करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीबी होगा। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी डू, वी विल डू द इंटीग्रेशन ऑफ दैट डीबी एंड आफ्टर डूइंग द इंटीग्रल वी विल गेट अवर रिजल्ट। तो चलिए देखते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, सबसे पहले देखिए ये जो हमारा सर्कुलर करंट लूप है, इस सर्कुलर करंट लूप का जो रेडियस है उसको हमने ए मान लिया। रेडियस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप इज ए। जिस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो हमने आर एज्यूम कर लिया। और जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट का करंट एलिमेंट से जो डिस्टेंस है वो हमने एस वेक्टर, एस हमारा शो कर रहा है। सो एस इज द पोजिशन वेक्टर, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एस वेक्टर शो कर रहा है। इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वो ए शो कर रहा है। और पी पॉइंट का सर्कुलर वायर से जो डिस्टेंस है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर शो कर रहा है। ये तीनों डिस्टेंस आपको समझ आ गया। उसके बाद देखिए अब एक चीज और है, आई करंट फ्लो कर रहा है, आप देख सकते हो करंट की डायरेक्शन, आई इज द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग इन दिस सर्कुलर लूप। और ये जो करंट है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है इस वायर में, डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, आप देख सकते हो। तो हमने क्या काम करा,
अब सबसे पहले इस डायग्राम को ढंग से समझना। ये डीएल इज द स्मॉल करंट एलिमेंट, ये छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल है। इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? यू कैन सी द डायरेक्शन। PQ is the vector which shows the direction of the magnetic field at the point P due to the small current element। तो ये जो आपका DL वेक्टर है, इस DL जो ये आपका करंट एलिमेंट है, इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। आप देख सकते हो PQ इज द डायरेक्शन ऑफ DB। DB वेक्टर की डायरेक्शन कौन शो कर रहा है? PQ शो कर रहा है। अच्छा, अब हम मान के चलते हैं फाई हमारा एक एंगल है। फाई इज द एंगल बिटवीन OP एंड PC। तो OP और PC के बीच में फाई एंगल बन रहा है। अगर ये एंगल फाई है तो देखिए ये जो DB है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए पहले आप, DB एक हमारा वेक्टर है। अब आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो आता होगा। अगर मेरे पास ये कोई एक वेक्टर है, R वेक्टर मान के चलिए, इस R वेक्टर, ये जो R वेक्टर है ये थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ? X एक्सिस के साथ। तो जो हमारा पैरेलल वाला कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वो हमारा R cos थीटा होता है, और जो हमारा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है वो हमारा R sin थीटा होता है। दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब किसी भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो अगर मेरा कोई वेक्टर यहाँ पे A है तो इस A वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो हमारा A cos थीटा होगा, और इस वेक्टर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो हमारा यहाँ पे A sin थीटा होगा। सो दिस इज A sin थीटा। समझ आया? अगर थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है तो ध्यान रखना कि जब हम जिस एक्सिस के साथ हमारा एंगल बनेगा वो हमारा cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। cos थीटा कौन सा कंपोनेंट होगा? वो कंपोनेंट होगा जहां पे हमारा जो A वेक्टर है वो हमारा जिस एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहां पे हमारा जो थीटा एंगल था वो X एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा था, है ना? तो ये हमारा cos थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा। मतलब जहां थीटा एंगल बन रहा है वो cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हमारा sin थीटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए यहां पे ये आपका DB वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट तोड़ेंगे। अगर ये एंगल आपका फाई है तो ज्योमेट्रिकली आप देख सकते हो, अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी आपका फाई होगा। दो परपेंडिकुलर एंगल के बीच का एंगल सेम होता है, ठीक है? अगर ये आपका एंगल फाई है, इफ दिस एंगल इज फाई सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी फाई। तो अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। अब मैंने आपको बताया था एंगल के साथ जो कंपोनेंट होता है वो कॉस वाला कंपोनेंट होता है, तो क्योंकि यहाँ पे फाई एंगल बन रहा है तो ये जो कंपोनेंट होगा ये DB का cos फाई वाला कंपोनेंट होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये क्या होगा? DB sin फाई। ठीक है? तो ये आपकी कॉइल है, ये आपकी कॉइल की एक्सिस है। तो कॉइल की एक्सिस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो DB cos फाई है, और कॉइल की एक्सिस के जो पैरेलल कंपोनेंट है वो DB sin फाई है। ठीक है? तो इस करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है DB, उसके हमने दो कंपोनेंट तोड़ दिए, वन इज DB cos फाई, अदर इज DB sin फाई। इसी तरीके से इस एलिमेंट को अपोजिट, अब ध्यान से समझना, इस एलिमेंट के बिल्कुल अपोजिट एक और एलिमेंट है DL, है ना? इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट एक और एलिमेंट है DL। इस DL की वजह से इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? PQ डैश। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है DB वेक्टर, ये किसकी वजह से है? इस करंट एलिमेंट की वजह से है। इसके भी अगर आप दो कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये एंगल अगर फाई है तो अगेन ये एंगल भी आपका फाई हो गया। तो ये जो फाई वाला कंपोनेंट है ये cos फाई हो गया, और ये परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है ये आपका sin फाई हो गया। मतलब आपकी एक्सिस के परपेंडिकुलर cos फाई हो गया, आपकी एक्सिस के पैरेलल वाला कंपोनेंट sin फाई हो गया। अब आप इन दोनों कंपोनेंट, अब आप इन दोनों करंट एलिमेंट के जो कंपोनेंट है उनका सम कीजिए। देखिए इस वाले एलिमेंट की वजह से जो DB cos फाई है वो ऊपर की तरफ है, इस वाले एलिमेंट की वजह से जो DB cos फाई है वो नीचे की तरफ है। तो इन दोनों का जो DB cos फाई है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और इन दोनों का जो साइन वाला कंपोनेंट है वो एक डायरेक्शन में है। मतलब इस करंट एलिमेंट और इस करंट एलिमेंट, इन दोनों करंट एलिमेंट का जो कॉस वाला कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वेक्टर है क्योंकि ये। लेकिन जो साइन वाला कंपोनेंट है दोनों का वो एक डायरेक्शन में है, तो दोनों के साइन कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप एक करंट एलिमेंट यहां पे लेते हो DL, इसी के अपोजिट एक करंट एलिमेंट यहां होगा जिनका कॉस कंपोनेंट अगेन कैंसिल कर देगा, लेकिन इन दोनों का साइन कंपोनेंट एक डायरेक्शन में होगा।
इसी तरीके से अगर आप एक एलिमेंट यहां लेते हो डीएल, और इसी तरीके से इसके अपोजिट एक एलिमेंट अगर आप यहां पे लेते हो, इन दोनों का जो कॉस वाला कंपोनेंट होगा अगेन वो कैंसिल कर देगा और दोनों का साइन कंपोनेंट एक तरफ रहेगा। तो कहने की बात क्या है कि जितने भी करंट एलिमेंट हैं, इन सभी करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का कॉस वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा सबका मिला के, और सभी का जो साइन वाला कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा। मतलब जितने भी करंट एलिमेंट है सभी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका साइन वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। समझ आया आपको? मतलब ये जो करंट एलिमेंट डीएल है, इस करंट एलिमेंट की वजह से जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो साइन वाला कंपोनेंट है वो ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन देगा। कॉस वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। दो करंट एलिमेंट अगर हम लेंगे अपोजिट एक दूसरे के, तो वो एक दूसरे के साइन कॉस वाले कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ओनली द कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द साइन कंपोनेंट। तो अगर मैं इस पूरे लूप की बात करता हूं, इस पूरे लूप में अगर आप सारे डीएल सारे करंट एलिमेंट को मिला दोगे, इन सभी करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा? इन सारे करंट एलिमेंट के जो मैग्नेटिक फील्ड का साइन वाला कंपोनेंट है, ओनली वो ही हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड देगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखिए, मैंने यहां पे ये लिख रखा है कि डीबी को हम रिजोल्व कर देंगे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो हमारा जो डीबी है वो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व हो जाएगा। एक तो डीबी साइन फाई हो जाएगा जो हमारा एक्सिस के अलोंग है, तो हमारी एक्सिस भी इसी तरफ थी और डीबी साइन फाई भी इसी तरफ है। एक हमारा डीबी कॉस फाई हो जाएगा जो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। तो आप देख सकते हो ये हमारा क्या था, डीबी कॉस फाई था जो एक्सिस के परपेंडिकुलर था, और ये हमारा इस तरफ डीबी साइन फाई था जो हमारा एक्सिस के पैरेलल था। एक्सिस हमारी ये थी, समझ आया? और डीबी कॉस फाई एक कंपोनेंट की वजह से, एक करंट एलिमेंट की वजह से ऊपर है, दूसरे की वजह से नीचे है, तो ये कैंसिल कर देंगे। तो द टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, किसकी वजह से होगा? वो डीबी साइन फाई की वजह से होगा। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा निकलेगा बी, वो किसकी वजह से निकलेगा? इंटीग्रेशन कर देंगे किसका? ओनली डीबी साइन फाई का, क्योंकि हमारे यहाँ पे साइन फाई वाला कंपोनेंट ऐड हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज समझने की है, ठीक है? तो आप देख सकते हो हमारा बी क्या हो गया, इंटीग्रेशन डीबी साइन फाई। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे साइन फाई निकाल लोगे। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हो, साइन फाई कैसे निकालोगे? तो ये इस ट्रायंगल को आप ले लोगे, यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये एंगल फाई हो गया, तो साइन फाई, तो साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, पी अपॉन एच। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर ए हो गया हमारा और हाइपोटेन्यूज हमारा एस हो गया। तो साइन फाई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ए बाय एस आ जाएगी। तो आप देख सकते हो यही यहाँ पे क्या है, साइन फाई की वैल्यू हमारी ए बाय एस आ गई। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, हाँ, तो देखिए डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा होता है आपका। अच्छा एक चीज और, हमारा जो डीबी होता है उसमें आई डी एल साइन थीटा आता है, लेकिन यहां भी जो साइन थीटा होगा वो हमारा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होगा। समझ आया? साइन थीटा 1 होगा। बायोट-सावर्ट्स लॉ में यू कैन सी डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन एस स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे डीएल और एस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है। देखिए जो डीएल है हमारा वो ऐसे आपका टेंजेंशियल, और जो एस है आपका वो इस तरफ है, तो इनके बीच में एंगल कितने का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। आया आपको समझ? मैं आपको यहां दिखा देता हूं इस डायग्राम में। देखिए ये जो करंट एलिमेंट है डीएल, तो ये यहाँ पे हमारी सर्कुलर लूप है। इसमें अगर आपको डीएल की डायरेक्शन बनानी है तो आप टेंजेंशियल बना दोगे। सो ये आपका डीएल वेक्टर हो गया यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे एस वेक्टर हो गया। इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ में जब आप डीबी निकालोगे तो आप डीबी को क्या लिखोगे, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, अपॉन में आर की जगह एस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है, एस स्क्वायर है। डिस्टेंस हमने आर की जगह एस नाम दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो हमारा जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीबी की वैल्यू हम ये डाल देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ए बाय एस हो जाएगी। समझ आया? अब देखिए तो यहाँ पे आपका जो बी है, यू कैन सी इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपका यहाँ पे आई डी एल अपॉन में एस स्क्वायर और ए बाय एस, तो ये आपकी बी की वैल्यू आ गई। अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, करंट हमारा कांस्टेंट है, एस स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, बस एक चीज हमारी चेंज हो रही है, क्या, इंटीग्रेशन डीएल, बस यहाँ पे डीएल चेंज हो रहा है।
और मैंने आपको अभी बताया था पिछले टॉपिक में कि अगर हम डीएल का इंटीग्रेशन करते हैं तो डीएल 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 ऐड होके हमें क्या मिल जाता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मिल जाता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है 2πr। और यहाँ पे रेडियस हमारा कितना है, a है हमारा रेडियस, देख सकते हो ना यहाँ पे रेडियस कितना है हमारा, a है, तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2πa हो जाएगी आपकी, समझ आया। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई a अपॉन 4π s क्यूब हो जाएगी, s का स्क्वायर इंटू s, s क्यूब हो गया, और इंटीग्रेशन dl का हो जाएगा, dl का इंटीग्रेशन 2πa हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका b निकल के आएगा, सो योर b कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2s क्यूब। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप s निकाल सकते हो, कहां पे, यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज आपका s हो गया, तो s का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये स्क्वायर यहां जाके 1/2 पावर हो जाएगी, अंडर रूट हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर हाफ। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर हाफ हो गई। तो आप देख सकते हो अगर s की वैल्यू ये है तो नीचे क्या है हमारा s का क्यूब है। तो देखिए s हमारा किसके इक्वल है, s है हमारा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर हाफ। तो s का क्यूब कितना हो जाएगा, यहां भी क्यूब कर दो, सो s का क्यूब हो जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा s क्यूब हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। सो यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट। तो हमारा यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो कितनी आ गई, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस circular current carrying coil on the axis of the coil. So we have find the magnetic field on the axis of the coil at a point P which is situated at a distance r from the center of the coil. समझ आया, ये B का रिजल्ट आ गया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर हमारे पास कॉइल में n टर्न्स होते हैं तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे इस रिजल्ट को, तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई a स्क्वायर n अपॉन 2 r स्क्वायर a स्क्वायर की पावर 3/2, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ स्पेशल केस हम देखते हैं। सबसे पहला है एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप। तो करंट लूप के सेंटर में, तो देखिए अगर हम करंट लूप के सेंटर की बात करते हैं तो हमारा आर पॉइंट कहां जाएगा, आर हमारा 0 हो जाएगा। देखो ना, अगर हम बोलते हैं कि हमारा जो पी पॉइंट है वो हमारे सर्कुलर करंट लूप के सेंटर में लाई कर रहा है, अगर ये पी पॉइंट हमारा सेंटर में आ जाएगा तो सेंटर में आएगा तो ये वाला डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ द पॉइंट पी लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आर की वैल्यू को 0 कर दोगे। जब आप आर को 0 करोगे तो आपका रिजल्ट क्या था, बी वाला, आप देख सकते हो जो बी का रिजल्ट क्या था, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आपका था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपका रिजल्ट था। तो यहाँ पे आर को 0 कर दो तो ए स्क्वायर की 3/2, 2 से 2 कट गया तो ए का क्यूब बचेगा, और वो ए का क्यूब आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया, समझ आया। तो दिस इज द रिजल्ट। एक चीज और है यहाँ पे, इन्होंने क्या करा है, जो हमारा देखिए पाई इंटू ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर को इन्होंने लिख दिया कैपिटल ए विच इज द एरिया ऑफ द लूप। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसी तरीके से इन्होंने एरिया को क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर लिख दिया, आप भी यूज कर सकते हो। उसके बाद देखिए जो सेकंड स्पेशल केस है, सेकंड केस क्या है, एट द एक्सियल पॉइंट लाइंग फार अवे फ्रॉम द कॉइल। तो हमारा जो अगर एक्सियल पॉइंट है जो आर है हमारा, अगर हमारा आर ए से बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, वी कैन नेग्लेक्ट ए इन कंपेरिजन टू आर। और जब हम ए को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारी ब्रैकेट में क्या था, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी थी, 3/2 थी। तो ए को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बच जाएगा, ओनली आर स्क्वायर की 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो आर क्यूब बच जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे आर क्यूब बच गया हमारा, और फाइनली हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, थर्ड स्पेशल केस आप देख सकते हो। थर्ड केस क्या है हमारा, कि एट एन एक्सियल पॉइंट एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। तो अब हमारा जो एक्सियल पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे, जितना कॉइल का रेडियस है, मतलब अब हमारा जो आर की वैल्यू है वो हमें ए के इक्वल लेनी है। तो ये क्या है, इस केस में क्या बोल रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है और जो रेडियस है ये दोनों अगर हम इक्वल लेके चले, तो मतलब ए और आर अगर हम इक्वल लेके चले तो क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम आर और ए को इक्वल लेंगे तो आपको क्या करना है, वो जो नीचे फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इसमें आपको आर की जगह ए लिख देना है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। इसको अलग अलग करके लिख लो, तो ये एक तो ये हो गया 2 की पावर 3/2, और ये क्या हो जाएगा, a की क्यूब हो जाएगा। सो यू कैन सी यहाँ पे 2 की पावर 3/2, और ये 5/2 कैसे हो गया, एक 2 पहले से प्रेजेंट था यहाँ पे, एक 2 आपका पहले से प्रेजेंट था,
3/2 ये हो गया, 3/2 + 1 5/2 हो जाएगा। आई थिंक ये भी आप कर सकते हो, बहुत ईजी है, आपको स्पेशल के समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप। तो देखिए अगर हमारे पास सर्कुलर करंट लूप है, तो ये जैसे मेरे पास एक सर्कुलर करंट लूप है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। तो देखिए नियर द वायर, तो नियर द एज ऑफ द वायर, तो मेरी वायर के पास यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमारी जो वायर है नियर द वायर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्कल। तो वायर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल होगी। और जैसे जैसे हम वायर से सेंटर की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे ये हमारी जो कंसेंट्रिक सर्कल है ये कम हमारे अच्छा देखिए मैं आपको बताता हूं ढंग से एक बार। देखिए ये हमारी सर्कुलर वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस सर्कुलर वायर में करंट फ्लो कर रहा है और हम देखना चाहते हैं कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी बनेंगी। तो वायर के पास ये देख सकते हो आप, वायर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कंसेंट्रिक सर्कल होंगी। और जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते जाएंगे, सेंटर की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है ये हमारे कम कर्व होते जाएंगे, मतलब ये ओपन होते जाएंगे, ये बड़े होते जाएंगे और इनका जो कर्वेचर है वो कम होता जाएगा। और फाइनली जैसे जैसे हम सेंटर पे आ जाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे ये मेरी सर्कुलर वायर है, इस वायर में मेरा यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वायर के नियर द वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल होंगी। और जैसे जैसे ये सेंटर हो गया, ठीक है, जैसे जैसे मैं सेंटर की तरफ मूव करूंगा वैसे वैसे वायर का जो कर्व है वो कम होता जाएगा और फाइनली ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे कर करके लंबी बड़ी होती जाएंगी। ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है ये हमारे कम नैरो होते, मतलब कम कर्व होते जाएंगे और फाइनली बिल्कुल हमारे स्ट्रेट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम सर्कुलर करंट लूप के सेंटर में जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रांग नहीं होगा, सॉरी, यूनिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आर के साथ मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, ठीक है। कम स्ट्रांग नहीं होगा, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म हो जाएगा, एक डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन नियर द वायर मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल होगा। जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते जाएंगे, सेंटर की तरफ जाते जाएंगे, तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है ये हमारे कम कर्व होते जाएंगे, इनका जो कर्वेचर है वो कम होता जाएगा, ये फैलते जाएंगे और फाइनली ये सीधे हो जाएंगे। उसके बाद देखिए पोलैरिटी ऑफ एनी फेस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। तो मान के चलिए ये मेरा सर्कुलर करंट लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है हमारा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो इस फेस की पोलैरिटी क्या होगी। तो देखिए तो हम क्या करेंगे, यहां पे अगर मैं एक एस ड्रॉ कर देता हूं तो देखिए एस का जो ये पार्ट है ये नीचे की तरफ आ रहा है, एस का नीचे वाला पार्ट है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, साउथ पोलैरिटी हो जाएगी। मतलब अगर आप एन बनाते हो, देखो अगर आप एन बनाते हो तो एन का ये एंड इस तरफ घूम रहा है और एंड का ये वाला एंड दूसरी तरफ जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो अगर हमारी सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो हमारी नॉर्थ पोलरिटी हो जाएगी। अगर हमारे सर्कुलर लूप में करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो क्लॉकवाइज के लिए क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे, साउथ पोल बन जाएगा। अब देख सकते हो ये डायरेक्शन साउथ दिखा रही है ना, समझ आया। तो अगर हमारी सर्कुलर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो पोलरिटी हमारी साउथ आ जाएगी। अगर हमारी सर्कुलर कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो उस फेज की जो पोलरिटी होगी वो हमारी नॉर्थ पोलरिटी हो जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज कॉल्ड क्लॉक रूल, ठीक है। तो अगर आप एन बनाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर आप एस लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगी। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चले हमें, मतलब ये जो आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपकी, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे आप एक रूल यूज कर सकते हो जिसे हम राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। यू कैन यूज राइट हैंड थंब रूल हेयर। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल आप कैसे यूज कर सकते हो, आप अपना राइट हैंड लोगे, उसके थंब को उस डायरेक्शन में करोगे जिस डायरेक्शन में वायर में करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर आप अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में करते हो तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स घूमेगी वो डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर। मतलब अगर आप अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में करते हो तो आपकी जो फिंगर्स हैं या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगी या वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगी। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑन अ पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ आया। आपको करंट की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को करना है और जब आप करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को पॉइंट आउट करोगे
देन द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स कर्ल गिव द डायरेक्शन ऑफ द magnetic field on the magnetic field line, so whether it is clockwise or whether it is anti clockwise. जैसे मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहां पे करंट कैसे जा रहा है, यहां पे करंट देखिए इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहां पे इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको अपना अंगूठा यहां पे इस तरफ करना है अंगूठा, और यहां पे आपको जो थंब है अपना वो इस तरफ करना है। तो जब आप अपना थंब इस तरफ करोगे तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर कर्ल होगी, अब देखिए यहां पे करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको जो अपना राइट हैंड का अंगूठा है वो नीचे की तरफ करना है। तो जब आपका राइट हैंड का थंब नीचे की तरफ होगा तो आपकी फिंगर्स देखना आप किस डायरेक्शन में जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है। तो ऐसे आप डायरेक्शन असाइन कर दोगे। यहां पे आपका करंट देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको अपना अंगूठा है जो थंब है राइट हैंड का सीधे हाथ का वो ऊपर की तरफ करना है। और जब आप अपने राइट हैंड का अंगूठा ऊपर करोगे तो आपकी जो उंगली है, आपकी जो फिंगर्स है, वो जिस तरफ आपकी कर्ल होगी, जिस तरफ आपकी घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो देखो जब आप अपने राइट हैंड के अंगूठे को ऊपर की तरफ करोगे तो आपकी जो फिंगर्स होगी वो याद रखना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगी, एंटी क्लॉकवाइज में आप करके देख सकते हो। और जब आपका अंगूठा नीचे की तरफ होगा, आपका थंब नीचे की तरफ होगा, तो आपकी जो फिंगर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगी। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो और ये वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो सर्कुलर करंट लूप की वजह से अगर हम एक्सिस, तो देखिए अगर हम एक्सिस से दूर जाते हैं, तो अगर हम डिस्टेंस को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगा आप देख सकते हो। तो डिस्टेंस जैसे हमारा इंक्रीज होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा कम होता जा रहा है, समझ आया। तो ये हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप था जो हमने सेंटर में निकाला, और हमने सर्कुलर लूप की एक्सिस पे निकाला। हमने कुछ स्पेशल केस डिस्कस किए, हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिस्कस किया है और हमने क्लॉक रूल को पढ़ा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप। आई थिंक आपको वीडियो क्लियर होगी। और अगर आपको अब भी कोई डाउट होता है तो आप फील फ्री टू आस्क, आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। आप डाउट पूछ सकते हो, या तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पे पर्सनली चैट करके मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं रखना है, कोई मैथमेटिकल स्टेप समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा मैंने तेज यहाँ पे समझाया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।